और अब कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं राम मोहन शर्मा। बालासोर रेल हादसे ने एक बार फिर सबसे सुरक्षित माने जाने वाले रेल के सफर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठने लगे हैं कि रेल यात्रा में लोग आखिर कब तक सफर करेंगे। यहां सफर का तात्पर्य परेशानी और मुश्किलों से है कि आखिर रेल यात्रा में लोग कब तक दर्द और मुश्किलों से भरे हालात से दो चार होते रहेंगे। इस हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 800 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें 50 से ज्यादा की हालत तो काफी गंभीर बताई जा रही है। आज हादसे वाली जगह पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और फिर अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी की। पीड़ितों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को भरोसा दिया कि हादसे के दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इन सबके बीच विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है कि आखिर हादसे का शिकार हुई ट्रेनों से टक्कर रोधी सिस्टम क्यों नहीं जोड़ा गया था। विपक्ष ने इसे लापरवाही बताकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांगा, तो अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस्तीफे की बात तो ठीक है, लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। यानी इस पर सियासी घमासान भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल अभी भी वही है कि आखिर रेल की यात्रा में हम जैसे, आप जैसे इस देश के आम लोग आखिर कब तक मुसीबत झेलते रहेंगे, सफर करते रहेंगे। करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला पूरा लापरवाही हो रहा है देश में। नरेंद्र मोदी के राज में कोई ध्यान नहीं है। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप देख लीजिए इसमें एंटी कल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे को जानकारी है। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ट्रेनों का नाम बदल हरी झंडी दिखा रहे हैं, और मैं उम्मीद तो नहीं करता, लेकिन क्या रेल मंत्री जी, विनम्रता से उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने ही कार्यकाल की नहीं, शायद इस शताब्दी की भीषण दुर्घटना पर त्यागपत्र देने की सोचेंगे। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्राइम मिनिस्टर और रेलवे मंत्री जी, इस घटना के बारे में सोचना चाहिए, ये क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है। परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। Demanded your resignation, which is absolutely fine. My point is, this is the time to fully focus on making sure that the complete restoration happens in the earliest possible time. तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा सियासी न होकर आपके मतलब की होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनका परिचय मैं पहले आपसे करा दूं। डॉक्टर सत्येंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। आप विशेषज्ञ हैं आपदा प्रबंधन के मामलों के, और इसके साथ ही हमारे साथ एसके विज इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो पूर्व सदस्य हैं
रेलवे प्लानिंग बोर्ड के। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। नवीन भटनागर जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भटनागर साहब फॉर्मर डीआईजी हैं एनडीआरएफ के। बहुत बहुत स्वागत भटनागर साहब आपका भी। इस वक्त पूजा मेहता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हैं और साथ ही धीरज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त अस्पताल के पास मौजूद हैं जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया है। क्योंकि जानकारी ये आ रही कम से कम 50 से 60 ऐसे लोग हैं जिनकी हालत बहुत ही नाजुक, बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। मैं उन दोनों के पास भी चलूंगा और ग्राउंड रिपोर्ट से आपको वाकिफ कराऊंगा। लेकिन डॉक्टर सत्येंद्र, जिस तरह से ये दुर्घटना घटी है, इसके बाद राजनीति करने वाले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन रेलवे में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, इसको लेकर किस तरह के कदम की जरूरत है? क्योंकि हर 1-1.5 साल के बाद यह कहा तो जाता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम ठीक कर रहे हैं, हम तकनीक से जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर वही या कहिए कि उससे भी विभत्स घटना सामने आती है, जैसा इसको कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी दुर्घटना है। लगता है सत्येंद्र जी तक आवाज नहीं जा रही है। नवीन भटनागर साहब, आप किस तरह देखेंगे? क्योंकि आखिर में एनडीआरएफ ने, नवीन भटनागर जी, क्योंकि आखिर में एनडीआरएफ ने तो काफी अच्छा काम किया और दोपहर तक ही अमूमन ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन, जो काफी बड़ा ऑपरेशन था, उसको दोपहर तक ही कंप्लीट किया एनडीआरएफ की टीम ने। लेकिन फिर भी ये प्रश्न बार बार उठता है कि इस तरह की दुर्घटनाएं न हो, इसको लेकर क्या किया जाना चाहिए, आपकी राय? देखिए, इस बारे में तो हम क्या बता सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये जो सेफ्टी मेजर्स है, ये इनका ऑडिट्स होना चाहिए टाइम टू टाइम। एक्चुअली 3 तरह का ऑडिट होता है जी। तीसरा होता है थर्ड पार्टी ऑडिट। ये पूरे सेफ्टी मेजर्स का ऑडिट इसलिए होना जरूरी है कि इसमें आज भी हमारे देश में बहुत सी लाइनें, बहुत से ट्रैक, काफी उनमें कमियां हैं। उनको केवल चालू हालत में चला दिया जाता है, होती है, उससे ज्यादा उनके ऊपर जो है जी उनका चेक एंड बैलेंसेस किया जाता है, वो नहीं। अगर ये सब चीजें होती रहें, मैं आपको गारंटी देता हूं ऐसा दोबारा। बिल्कुल यकीनी तौर पर आप भटनागर साहब ठीक बात कह रहे हैं कि इनको दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी जिस विभाग की है, क्या वो इस पर भी फोकस करता है कि भाई आप नई ट्रेनें घोषित करते रहिए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर उस लिहाज से बनाते रहिए कि ट्रेन का हमने ब्यूटिफिकेशन कर दिया, अंदर सुविधाएं बड़ी अच्छी कर दी, यात्रियों के लिए एसी बड़ा अच्छा कर दिया, गद्दे ठीक लगा दिए, लेकिन क्या आपने पटरियां भी उतनी दुरुस्त की हैं? या पटरियों का नवीनीकरण हुआ तो किस स्तर पर हुआ? उनकी मौजूदा हालत क्यों है, कैसी है? क्योंकि ये जो घटना बताई जा रही है, ये सीधी टक्कर की नहीं बताई जा रही। ये घटना बताई जा रही कि ट्रेन डिरेल होती है, फिर दोनों तरफ पटरी के ट्रेन की बोगियां गिरती हैं और इसके बाद फिर जो दूसरी ट्रेन है उसके साथ इसकी टक्कर होती है। हमारे साथ एसके विस साहब भी हैं। विस साहब, आप तो रहे हैं रेलवे बोर्ड के अंदर, क्या इस तरह की घटना एक तरह से कहें कि पहली बार है? लगातार हर साल में हम देखते हैं कि कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना सामने आती है, लेकिन इस परिस्थिति में आप क्या कहेंगे? मैं वापस चलूंगा विस साहब के पास इस सवाल के साथ। इस वक्त हमारे साथ पूजा मेहता हैं, इस वक्त हमारे साथ अश्विन पांडे हैं। पहले मैं पूजा के पास चल रहा हूं। पूजा, इस वक्त तक की क्या स्थिति है? क्योंकि कुछ देर पहले प्रधानमंत्री का वहां पर कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री घायलों से मिलने के लिए भी गए, घटनास्थल पर भी गए, अभी क्या चल रहा है? राम, देखिए बीत चुके हैं जब ये दुर्घटना घटी और ये कोरोमंडल एक्सप्रेस के 10 से 12 कमरे जो है वो पटरी से उतर जाते हैं। आज भले ही 24 घंटे बीत गए हो, लेकिन
कुछ तस्वीरें अभी भी काफी विचलित करती है जो सामने आई हैं, और वो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि कई ऐसे क्रिटिकल जगहों से बॉडीज को निकालने का काम अभी भी चल रहा है, जहां एक तरफ सरकार ने एक डेथ टोल जरूर इशू किया है और एक जो है फिगर्स जरूर बताया है, लेकिन ये आंकड़ा जो है अब बढ़ सकता है क्योंकि लगातार अंदर से जो है बॉडीज निकल रही है। और हमारे पीछे अगर आप देखें तो ये डिब्बा जो है वो पूरी तरीके से पलट चुका था। आप देखिए 2 जेसीबी इस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ राहत और बचाव का काम किया जाएगा, साइमल्टेनियसली इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि कितना जल्दी जो है इस ट्रैक को और इस रेल लाइन को रिस्टोर कर दिया जाए और इसी रेल लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही फिर एक बार सामान्य कर ली जाए। क्योंकि आज अश्विनी वैष्णव यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने साफ कर दिया था कि प्राथमिकता जो है वो राहत और बचाव कार्य पर होगी, लेकिन साथ ही चूंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन है, बेहद इंपॉर्टेंट ये रेल लाइन है, तो इसलिए इसको भी रिस्टोर करने में जो है एकदम वॉर फुटिंग पर काम होगा और वो हम देख पा रहे हैं। इस तरफ आप देखिए जो रेल लाइन उसे रिस्टोर करने का, दूसरी ओर अगर आप देखें तो राहत और बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। जिस मालगाड़ी पर आप ऊपर देख रहे इंजन, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस की इंजन है, वो भी वहां पर है और अभी से जो कहा जा रहा है कुछ ही घंटों के अंदर क्रेन लाई गई है, उस इंजन को हटाया जाएगा और साथ ही इन बोगियों में जो लोग फंसे हैं उन्हें भी बाहर निकालने का काम चल रहा है। लेकिन राहत और बचाव कार्य जो है वो 24 घंटे के बाद भी अभी भी जारी है। बिल्कुल, राहत और बचाव कार्य एक तरह से जारी है और हटाया जा रहा है। अब मलबे को भी, इंजन को भी, क्योंकि पटरी को भी तो ठीक करना है। इसी पटरी से तो जो है ट्रेन वो डीरेल हुई और इसके बाद ये पूरा का पूरा हादसा सामने आया। अब इस पर जांच चल रही है कि ये हुआ कैसे, और प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। हमारे साथ इस वक्त अश्विन पांडे भी हैं, हम उनके पास चल रहे हैं। अश्विन, जरा बताइए कि इस घटना के बाद क्या वाकई कोई तस्वीर बदलेगी? यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार जो मॉनिटरिंग है वो कर रहे हैं। हमने उनसे सवाल किया कि ममता बनर्जी ने सवाल खड़ा किया है कि जो एंटी कोलिजन डिवाइस की बात उन्होंने कही है वो इस ट्रेन में थी या नहीं, इसको लेकर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जवाब देने की कोशिश नहीं की। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने ये कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो रिस्टोरेशन का काम है वो पूरा हो। अगले कुछ घंटों में अलग अलग स्टेज पर ये जो है काम होगा। अश्विनी वैष्णव लगातार यहाँ पर बैठ के पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं ताकि जो युद्ध स्तर पर काम करूंगा एक बार उनसे बातचीत करने की। अगर सर हम लाइव हैं, चाहते हैं कि सर आप रिस्टोरेशन जो चल रहा है इसके बारे में बताएं। सर, रिस्टोरेशन जो चल रहा है, ठीक है, चलिए। अश्विन वैष्णव यहाँ पर बैठे हुए हैं जो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि काम क्या चल रहा है। जो सवाल ममता बनर्जी ने अश्विन वैष्णव के सामने रखा था कि इसमें एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं लगाई गई, इस पर उनका कहना था कि ये एंटी कोलिजन का मामला यानी कोलिजन का मामला नहीं है। इस पर किया था कि हमें इंतजार करना चाहिए, जो कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी आप होगा कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। बहरहाल उनके इस्तीफे को लेकर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार सवाल खड़े कर रही कि आखिरकार रेल मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते। इतना बड़ा हादसा हुआ है, 2 दशक के बाद इस तरह की घटना हुई है जिसमें 261 लोग, अभी तक जो रेल मंत्री की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं 261 लोगों की मौत की बात उनकी तरफ से कही गई है। इतने बड़े हादसे के बाद रेल मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते, लगातार विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि इस सवाल से वो बचते नजर आए, लेकिन जिस तरह से रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, उम्मीद है कि अगले जो है 24 घंटे के अंदर इस रूट को पूरी तरह से चालू करने की जो कवायद है वो की जा रही है। देखना होगा कि ये रूट कब से पूरी तरह से ऑपरेशनल होता है। जी बिल्कुल, तो ग्राउंड जीरो से आपके जरिए हम दर्शकों तक तस्वीर पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस वक्त शशि भूषण रॉय साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डायरेक्टर रेलवे प्लानिंग बोर्ड के। रॉय साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका जी न्यूज पर। और धन्यवाद। वैसे तो हर छोटी घटना से हमें सीखने की आवश्यकता है, लेकिन इतनी बड़ी जब दुर्घटना हो तो क्या सबक इससे लेना चाहिए? आप रहे हैं रेलवे प्लानिंग बोर्ड को, आपने एक तरह से देखा है, संभाला है, कहां चूक हो जाती है? तो मैंने सेफ्टी में भी काम किया है, क्योंकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट सेफ्टी भी देखता था उन दिनों। जी। अभी तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पहले सेफ्टी देखते थे हम लोग, तो एक्सीडेंट साइड भी देखिए। और इस तरह का बड़ा एक्सीडेंट जब एक होता है तो इस एक्सीडेंट के बेसिक
मूल कारण कॉज को अनरेवल करने में समय लगता है काफी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो चुका है। इसने उसको धक्का मारा, वो यहाँ गिरा, फिर तीसरे से लगा, तो इसमें समय लगेगा। पर रेलवे के एक्सीडेंट मैनुअल, रेलवे के दूसरे जो हैं मैनुअल्स, उनमें बहुत क्लियरली लेट डाउन है कि एक्सीडेंट होगा तो इंक्वायरी उसकी ऑर्डर होगी, किस लेवल की होगी, कैसी कॉम्प्लेक्सिटी पे। और ये जो बात बार बार आ रही है कि एंटी कोलिजन डिवाइस के बारे में फलाना ढिमाका, एंटी कोलिजन डिवाइस रेलवे ने, मेरा अंदाज है कि हर ट्रेन में तो अभी तक लगा नहीं पाए जी वो, तो वो रैंडम है, शायद यहाँ नहीं था उस वजह से हुआ, या था फिर भी हुआ, ये बात भी इंक्वायरी में पता चलेगी। अभी मैंने सुना था जब ममता जी थी वहां और उन्होंने बोला कि एंटी कोलिजन डिवाइस इसमें नहीं था, तो वो और बहुत सारी ट्रेनों में नहीं होगा, मेरा अंदाज है ऐसे, क्योंकि एंटी कोलिजन डिवाइस हर जगह लगा होता तो यहाँ भी लगा होता। तो इसलिए उस चीज के बारे में कितना वो कंट्रीब्यूटर था इस चीज में, वो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। और इंक्वायरी का आदेश कर दिया गया होगा या कल तक हो जाएगा मेरे ख्याल से। अभी समय है कि इसका जो मानवीय दृष्टिकोण है कि इतने लोग और उनके रिश्तेदार, कितने लोग ढूंढ रहे होंगे अपने उनको जो नहीं मिल रहे हैं या गुजर गए हैं, उन लोगों को उनकी मुआवजा देना, उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना, हॉस्पिटल वाला काम तो हो चुका होगा, पर उसके बाद का काम भी जो होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, वर्कर्स हैं, पैसे भी नहीं है उनके पास, तो वो सब चीजें चल रही होंगी। क्योंकि मैं एक्सीडेंट साइट्स पर रहा हूँ पहले, और हमारे पास वो पूरा विंग है जो इस काम को करता है, कि लोगों के साथ लगकर हॉस्पिटल में और ढूंढ कर, फोन करके, पता करके। तो इस चीज को एक्सीडेंट की जांच हो जाने दें, उसके बाद ही इन चीजों के बारे में विस्तृत चर्चा करने से शायद कोई कंस्ट्रक्टिव लाभ हो सके। जी नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं शशि भूषण रॉय साहब। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी रिपोर्ट कल हादसा हुआ और अभी 5 घंटे के बाद या 24 घंटे के अंदर आ जाए। ये तो वाकई जांच का विषय है कि हुआ कैसे, इसकी बारीकी से रेलवे जांच करेगी। लेकिन दुर्घटना सर पहली नहीं है, इसलिए लोगों के मन में जो निश्चिंत होकर रेलवे की बोगी में सो जाते हैं कि सुबह हम ओवरनाइट जर्नी करेंगे, सुबह अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, और पूरा जीवन बिल्कुल निश्चिंत होकर रेलवे के हवाले कर देते हैं, तो उनके मन में कोई संशय नहीं रहता कि हम नहीं पहुंचेंगे, ऐसा कोई डाउट नहीं है। जैसे हम बस का सफर करते हैं, कार का सफर करते हैं, तो थोड़ा सा सजगता से चलते हैं। लेकिन रेलवे पर यह भरोसा उनके काम के आधार पर ही हुआ, मैं ये भी कहना चाहता हूं। लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, उनके कुछ सबक अगर हमें नहीं मिले, और हर 1-1.5 साल में ऐसी दुर्घटना हम देख लेते हैं, कहीं पर 100 लोग हैं, कहीं 200 लोग हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है कि ठीक है कि हम जांच करेंगे, इसकी भी जांच रिपोर्ट आ जाएगी, कारण भी आ जाएंगे, लेकिन हम सीखेंगे क्या? मुझे जहां तक याद है 200 से ज्यादा लोगों के एक दुर्घटना में हताहत होना 1981 में, जहां तक मुझे याद है, मेरी मेमोरी हो सकता है साथ न दे रही, जब एक ट्रेन नदी में गिर गई थी उधर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में, तो केदार पांडे जी रेल मंत्री होते थे। तो उसके बाद तो मुझे इतना बड़ा हादसा ऐसा हुआ हो नहीं याद आता। हादसे हुए हैं, लोगों का देहांत भी हुआ है, लेकिन ये जिस मैग्नीट्यूड का है, और ये बहुत दिनों के बाद हुआ है सर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत दिनों के बाद होना कोई गलत चीज नहीं है, दुर्घटना एक भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में हम आप सब जीवन जीते हैं, अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर होते हैं, बड़े इलाज करने में निपुण डॉक्टर होते हैं, फिर भी हमारे निकटस्थ लोगों की मौत होती है। तो इसलिए जीवन में ये चीज तो चलेगी, जहां बड़ा ऑपरेशन होगा वहां कभी हो सकता है, ठीक, हम लोग कोशिश और प्रार्थना करते रहे, पर कभी हो जाता है ऐसा। तो इसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद इस चीज को हम लोग अगर इसी शिद्दत से फॉलो अप करते रहे तो शायद ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल, मैं यही तो कहना चाहता हूं कि ये रिपोर्ट आ जाए और इसके बाद फिर वो चीजें वहीं थम के ना रह जाएं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर रिपोर्ट आने के बाद आपने पढ़ ली सरसरी निगाह से कि ये हुआ, और इस होने की वजह से आप ये समझिए कि 288 लोगों की जान गई है, 50 गंभीर हालत में हैं, और लगभग समझिए 700 से 800 लोग अभी अस्पतालों में भर्ती हैं। और अस्पताल के भीतर क्या हाल है इस वक्त, क्योंकि लोग स्वाभाविक तौर पर अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, उन तक इलाज पहुंचाने की कोशिश भी एक तरह से की जा रही होगी। लेकिन वीके अग्निहोत्री साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एक्स मेंबर हैं रेलवे बोर्ड के। बहुत बहुत स्वागत अग्निहोत्री साहब आपका। आप क्या कहेंगे इस घटना के बाद, इस भीषण दुर्घटना के बाद?
पहले ज्वाइन नहीं हुआ जी। होल्ड क्यों कर दिया? अग्निहोत्री जी, आपको आवाज मिल रही है? सर हमारे साथ हमें तो सर यहाँ तक लाइव लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही। वीके अग्निहोत्री तक हम कोशिश करेंगे उन तक दोबारा पहुंचने की, लेकिन इस वक्त जो प्राथमिकता है वो यही कि घायलों को उचित इलाज मिल सके। जो परिजन परेशान होकर वहां पर पहुंच रहे हैं उन तक सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी पहुंच सके। और दूसरा, इस रेलवे रूट को दुरुस्त करने के बाद दोबारा वहां पर एक तरह से ट्रेन का आवागमन शुरू किया जा सके। अब जरा देखिए, राहत कर्मियों का काम कितना मुश्किल था उसकी भी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई और इससे जुड़े हुए अपडेट्स भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन नवीन भटनागर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। भटनागर साहब, काफी मुश्किल होते हैं इस तरह के हालात में रेस्क्यू करना एनडीआरएफ की टीम के लिए भी। वापस लौटने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरा अपडेट आप देख लीजिए। 288 मौत अब तक हो चुकी हैं, 800 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की वजह से अब तक 58 ट्रेनें रद्द हुई हैं, 81 का रूट तब्दील कर दिया गया, बदल दिया गया और अब ट्रैक को दोबारा शुरू करने की कोशिश की जा रही है। वहां से मलबे को हटाया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव खुद वहीं पर बैठे हुए हैं और खुद घटनास्थल पर बैठकर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरह से इस रूट को दोबारा शुरू किया जा सके और ये भीषण दुर्घटना कैसे हुई, इस बात की जांच भी स्वाभाविक तौर पर होगी। शशि भूषण रॉय साहब हमारे साथ हैं। रॉय साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त की प्राथमिकता घायलों तक मदद पहुंचाने की है और हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने, जो टीम वहां पर डॉक्टर्स की पहुंची, उन्होंने ये काम बखूबी अंजाम भी दिया और सभी अस्पतालों तक पहुंचा दिए गए। ये दोपहर में भी जानकारी आई थी। लेकिन मैं जिस बात को लेकर कंसर्न हूं वो यही कि आपने कहा कि दुर्घटनाएं हुई हैं पहले भी, इस कैपेसिटी की नहीं हुई, इतनी भीषण नहीं हुई। तो ये जरूरी नहीं सर कि 3 ट्रेनें ही एक बार में टकराएं, दो की टक्कर होती रही, लेकिन ये तो होनी है जिसको हम कहते हैं। लेकिन सिग्नल के स्तर पर या पटरियों के स्तर पर या मैनुअल कोई प्रॉब्लम हुई, वो जांच का विषय हो सकता है। हर दुर्घटना में अलग अलग है, लेकिन बेसिक तो फॉलो अगर होंगे, जैसे रोज ट्रेन चलती है, अगर बेसिक ठीक है तो मेरा ख्याल है कि दुर्घटना नहीं होती। जहां बेसिक टूटा वहीं दुर्घटना होती है। अगर असावधानी होगी तो दुर्घटना होगी, अगर इक्विपमेंट काम नहीं करेगा तो भी दुर्घटना होगी। मनुष्य चलाते हैं गाड़ी, मनुष्य चलाते हैं स्टेशन, तो कहीं संभावना रहती तो है। पर ट्रेनें तो रोज चलती हैं रेलवे की, 10,000 से ज्यादा, 11,000 तो जब मैं होता था तभी चलती थी रोज, अभी तो और ज्यादा चलती। तो कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती जा रही है, रफ्तार भी बढ़ती जा रही है ट्रेनों की, टेक्नोलॉजी अपग्रेड भी हो रही है। इस सारे चीजों के बीच में कभी व्यतिक्रम हो गया तो नतीजा हमारे सामने है और इससे लर्निंग तभी होगी जब इसकी पूरी छानबीन होकर इसकी रूट कॉज एनालिसिस हो जाए कि क्यों हुआ और आगे इसके लिए क्या करना है, तो हम आगे जा सकेंगे। और रेलवे 170 साल पुरानी संस्था है, 1853 में शुरू हुई थी, तो इसके अंदर हर चीज के लिए बना हुआ है मैनुअल, बना हुआ है नियम रेलवे एक्ट के तहत, जिससे कि इस सिचुएशन में आगे क्या जांच होगी और उस जांच के बाद। लेकिन रॉय साहब, जो जनता के मन के कुछ सवाल हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आपने बड़ी जिम्मेदारी निभाई है रेलवे के लिए। मेरा सवाल यह है कि लोग ये कहते हैं कि ट्रेनों की रफ्तार तो बढ़ रही है, अंदर का डेकोरेशन भी बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसको हम कहते हैं कि रेल की पटरियां, क्या हम पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के भरोसे हैं या उसको भी अपग्रेड लगातार किया जा रहा है? रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर एसेट की एक लाइफ होती है जी, कि जब वो इतना इस्तेमाल हो चुका होगा जी। तो ये बता रहे थे रॉय साहब जी, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और जो इक्विपमेंट्स खराब होते हैं, जो चीजें खराब होती हैं, उनको तब्दील भी किया जाता है, बदला भी जाता है समय के साथ, और लगातार जो है वो रेलगाड़ियां चलती रहती हैं, दिन रात चलती रहती हैं। लेकिन कभी कभी
इंसान से भी गलती हो जाती है और इसमें जिसकी भी गलती हुई होगी स्वाभाविक तौर पर जब जांच रिपोर्ट आएगी तो उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। उनको प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन स्वाभाविक तौर पर जब किसी दुर्घटना में लगभग 300 लोगों की जान जाने की खबर सामने आए, 288 की मौत की खबर है, 50 से ज्यादा लोग गंभीर हालत में हैं, जब इस तरह की खबर सामने आए तो लोग ये सवाल तो पूछते हैं, सरकार से भी पूछते हैं, रेलवे के सिस्टम से भी पूछते हैं कि साहब गलती कहां हुई और उन मुसाफिरों का दोष क्या था जिनकी जान इस तरह से चली गई। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो ये लोगों के मन की असल में बात है कि जिनकी भी जिम्मेदारी हो वो ढंग से तय होनी चाहिए, वो सख्ती बरती जानी चाहिए और सिर्फ ये नहीं कि एक व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी तय हो गई। जहां जहां भी चूक है किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ये आम लोगों के मन की बात है। अब जरा देखिए, मैं 4 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर तो जब घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, अफसरों से उन्होंने डिटेल ली। हालांकि इससे पहले वो दिल्ली में एक मीटिंग करने के बाद वहां पर गए थे। जब वो पहुंचे तो उनके साथ रेल मंत्री भी मौजूद थे और उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान जो ओडिशा से ही आते हैं वो भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने वहीं पर बैठकर फोन पर बात की। स्वास्थ्य मंत्री से यह कहा कि जितनी भी सुविधाएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं वो तत्काल उपलब्ध होनी चाहिए, किसी तरह की कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। घटनास्थल का जायजा लिया और इसके बाद बालासोर से प्रधानमंत्री मोदी रवाना हुए और घायलों से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। अस्पताल में जो भर्ती हैं उनसे पीएम ने मुलाकात की और घटना के बारे में जानकारी भी ली। असह्य वेदना में अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए
रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मैं सीधे नवीन भटनागर साहब के पास चलना चाहता हूं। भटनागर साहब, हमने सुबह से तस्वीरें जो देखी, यहां तक कि रात से ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, कितना टफ होता है ऐसे हालात में, और आप क्या कहेंगे? क्योंकि काफी पहले दोपहर में ही लगभग सभी घायलों को और जो डेड बॉडीज थी उनको एनडीआरएफ की टीम ने निकाल लिया था। जी, हमारे पास स्नीफर डॉग्स हैं और लाइफ लोकेटर सिस्टम है। इन सब की मदद से हमने पूरी बोगियों की सर्च करी है, जिसके मुताबिक जो है कोई भी हमें ऐसा अभी डेड बॉडी या कोई घायल व्यक्ति नहीं मिला है। एकाध कोई हो सकता है जो कहीं अगर रह गया है तो उसको भी हम रिकवर कर लेंगे। फिलहाल हमारी रेस्क्यू टीमें वहीं लगी हुई हैं और लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए भेजा जा रहा है, और जो एडिक्वेट मेजर्स लिए जा सकते हैं वो हम लोग ले रहे हैं। बाकी नेचुरली इसे वेरी वेरी डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो आसानी से नहीं पूरा किया जा सकता था। लेकिन हमारी स्टेट फोर्सेस और एनडीआरएफ जो हाईली स्किल्ड और रेस्क्यू के अंदर और सर्चिंग ऑपरेशन में एक्सपर्ट्स हैं, इन लोगों की मदद से रात हो चाहे दिन हो, आंधी हो या तूफान हो, हर एक में हमारे आदमी सक्षम है और वो रेस्क्यू किया है और करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। शशि भूषण रॉय साहब, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी न्यूज़।